हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी वो सूचनाएं, बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरी जगह नहीं मिलती, और बेबाकी के साथ हम देश के विदेश के हालात आप तक पहुँचाते हैं। आज जिस इशू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम इसलिए है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है। फार्मर्स बिल सरकार लाई है। सरकार कहती है कि हमने किसानों की भलाई के लिए किया है। किसान कह रहे हैं हमें ये भलाई नहीं चाहिए। तो पूरे देश में कई स्टेट्स में किसान सड़क पर हैं। इसके अलावा पीएम केयर्स पर भी बहुत कुछ बातचीत हो रही है, और ये फार्मर्स बिल क्या है, सीएजी रिपोर्ट एक आई है, ये कई इश्यूज हैं जिस पर आज मैं बात कर रहा हूँ अपने ख़ास मेहमान रविंदर कुमार जी से, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नरसिम्हा राव जी के ज़माने में बहुत कुछ हुआ था। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अब शायद कोई हिम्मत नहीं कर सकता। शायद तो मैंने कह दिया, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत में जाने वाला ये राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बहुत कुछ किया है। उसके अध्यक्ष हैं रविंदर कुमार जी। वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये किसानों का जो बिल, जो नए कानून आए हैं, ये क्या विरोधाभास है? सरकार कह रही है हमने बहुत बड़ी नेकी का काम किया है किसानों के साथ, और किसान विचलित हैं, सड़कों पर हैं, और वो भी जो एनडीए का हिस्सा थे वो भी अपने आप को अलग जाहिर कर रहे हैं ताकि उनका अपना वोट बैंक ना खिसक जाए। क्या है आपके साथ इस मामले में? किसानों के खिलाफ जो है मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम जो है हिंदुस्तान की पूरी आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले हैं, और एक तरह से किसान के सारे हितों को कॉरपोरेट्स को सरकार ने बेच दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में आई थी तो उन्होंने नवंबर 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, और स्वामीनाथन कमेटी ने 23 महीने के बाद जो है 2006 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने कहा था कि हमारी 8 रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन ये है कि कृषि को जो है समवर्ती सूची में लाया जाए, क्योंकि कृषि जो है राज्य का अधिकार है। दूसरा, उसने कहा था कि किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है किसान की जो उपज का लागत का मूल्य है उसमें 50% उसको जो है मुनाफा जोड़कर देना चाहिए। तीसरा, उसने कहा था कि कृषि की जो भूमि है उसे कॉरपोरेट को नहीं दिया जाना चाहिए, और जो वन की भूमि है वो भी कॉरपोरेट को नहीं देना चाहिए। अब इस तरह की उनकी 8 रिकमेंडेशन थी, और किसानों को ऋण देने के बारे में थी, किसानों को टेक्नोलॉजी देने के बारे में थी, उन्नत बीज देने के बारे में थी, और उनको रिपोर्ट को लागू करना सरकार के लिए ज़रूरी था। अब सवाल आता है कि जब मोदी सरकार ने ये किसानों के हित में 3 बिल लाए हैं और किसान उसके खिलाफ है, यानी आप देखिए 15 करोड़ किसान हैं हिंदुस्तान के जो आज सड़कों पर हैं, और वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि सरकार उनके हित के लिए कुछ ला रही है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, और सरकार ने उनकी किसी भी समस्या को वो तो कह रहे हैं पूरी दाल ही काली है। हाँ, पूरी दाल काली है, लेकिन सरकार का जो काम करने का तरीका है मोदी सरकार का, वो ऐसा है कि कल जो है इनके जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कल अखबारों में कहा कि हम किसानों से आधी रात को बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। यानी ये सरकार ऐसी है, शादी होने के बाद और आप ये समझो कि सुहागरात बनने के बाद कहेगी कि हम जो है लड़की देखने की रस्म पूरी करना चाहते हैं। जी। यानी जो काम पहले करना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, पहले उस पर विचार होना चाहिए, संसद में विचार होना चाहिए, सड़क पे विचार होना चाहिए, वो करने की जगह है आप देखेंगे कि सरकार ने जो है सारी बातों को भुलाकर जल्दबाजी में बिल पास करा दिया। और संसद की मर्यादा और संसद की परंपराएं इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये जानते ही नहीं, संसद में इनकी आस्था नहीं है, संसद की परंपराओं को नहीं जानते। और जो इन्होंने उपसभापति बनाया है राज्यसभा का, वो जो है एक तरह से इस जल्दबाजी में था कि वो बिल पास हो जाए किसी तरह और मैं डिक्लेयर कर दूं। बस हाँ, इतनी तेजी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, देखिए विजुअल्स, जैसे वो बस कुर्सी पे बैठ करके कुर्सी का इस्तेमाल करके और जल्दी से कुछ बोल के भागना चाहते हैं। जी हाँ, वो इसीलिए क्योंकि संसद का एक तरीका है
जब कोई बिल पेश होता है तो वो 3 बार रखा जाता है, 3 बार पढ़ा जाता है हाउस में, फिर उसके बाद फिर बहस होती है। बहस के बाद जो है लोग अपने ऑब्जेक्शन या संशोधन देते हैं, उन संशोधनों पे बहस होती है, उन संशोधनों पर वोट होता है, फिर उसके बाद बिल पे वोट होता है। बिल पे वोट होने का तरीका है, पहले ध्वनि मत से होता है, आइज़ और नोज़ में, फिर उसके बाद अगर उसमें कोई भी एक सदस्य उठ के कहे कि नहीं जी ये गलत है, तो उसके लिए जो है फिर हाथ उठाकर जो है उनको उसकी काउंटिंग होती है। फिर उसके बाद अगर तब भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तब सारे हाउस के दरवाजे बंद करके पर्ची से उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन सरकार चूंकि डरी हुई थी, और मैं इसलिए कहता हूँ ये सरकार इससे डरी हुई थी, और इससे दूसरी तरफ जो है ज़्यादा अपने पे विश्वास था कि हमारा सभापति उपसभापति हमारे बिल को पास कर देगा। ये पहला बिल है जिसमें बीजेपी व्हिप नहीं लाई। अच्छा, बगैर व्हिप के उसे यकीन था कि होगा। उसे यकीन था। जैसे नरसिम्हा राव वाला केस था तो उसमें भी यही बात हुई थी कि वो नरसिम्हा राव को जो वोट देना था उसे अपना वोट नहीं दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं जो है हर हाल में आज या विश्वास प्रस्ताव जीत जाऊंगा। और वहीं से हमारा जेएमएम ब्राइबरी केस शुरू हुआ, और तभी नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा हमने करवाई, बूटा सिंह को सजा करवाई, प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा हिंदुस्तान की अदालत में मैंने कराई थी। तो अब इस सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कर सकते हैं। देखिए ये किया किसी के भी खिलाफ जाता है। हम तो दूसरे की गलती का इंतजार करते हैं। हाँ। और गलती का इंतजार इसलिए करते हैं कि अगर गलती करेगा तभी। हाँ। या तो हम उस पर हमारा कोई किसी से कोई निजी यानी दुश्मनी हो। हाँ। कि जी हमें तो इसको लाद नहीं है, नहीं। मेरा मानना है कि मैं दूसरी बात मानता हूँ, लोकतंत्र में एक कहावत है कि गिव ए डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, कि कुत्ते को अगर आप सड़क पे मारोगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे। हाँ। कि भाई जानवर को क्यों मार रहे हो। पहले आप कहोगे नहीं जी ये साला काटता है, इसे कल मुझे भी काटा था, 2 लोग आकर कहेंगे जी मुझे भी काटा था। हाँ। तो लोग कहेंगे साले को मार दो। तो लोकतंत्र में जो प्रचार है, जो टीवी है, मीडिया है, जो आपके चैनल हैं, उनका काम ही यही है। हाँ, तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो उनके विरोधी लोग हैं वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोदी सरकार का जो पूरा मंतव्य है वो किसानों की भलाई नहीं है, बल्कि मोदी सरकार चाहती है कि देश में मोदी सरकार के हिसाब से 14 करोड़ 72 लाख किसान जो हैं वो खेती में लगे हुए हैं। अब मोदी सरकार चाहती है इनमें से 2 करोड़ 70 लाख लोग जो है खेती छोड़ दें और वो मजदूर बन जाएं, और उनके खेत जो है कॉरपोरेट को मिल जाएं। यानी 20% खेती को ये चाहते हैं कि कॉरपोरेट करें, वहाँ पर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो, जैसे अमेरिका में या रशिया में या और जगह होता है। लेकिन भारत की स्थिति दूसरी है। लेकिन ये सरकार जो है, मुझे लगता है कि इसके पास जो है अपने दिमाग की जगह जो है एक एजेंडा बाहर से आता है, और ये उस एजेंडे को फॉलो करते हैं। और इनके फॉलो करने की जो गति है वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे मास्टर जी को, हेड मास्टर को बताना होता है मास्टर को जाके कि मैंने ये कर दिया है, तो उसी तरह जाके कर देते हैं। ये लोकतंत्र में ना आस्था रखते हैं, ना विचारों में रखते हैं, ना लोगों की आज़ादी से इनको मतलब है, ना देश के संविधान से मतलब है। तो इसलिए जब भी मैं इनके काम करने के नज़रिए को देखता हूँ तो मुझे बड़ी तरस आता है कि ये लोग जो है गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, देश के हुक्मरानों की तरह काम नहीं कर रहे। कम से कम दिखावे के लिए लगे कि हुक्मरान है। देखो सिस्टम तो तरीका है। हाँ। तरीके को तरीके से करेंगे तभी होगा। लेकिन अगर आप उसे बाईपास करेंगे तो सीधी बात है आपकी पोल खुल जाएगी। तो इस सरकार की पोल जो है किसानों के सामने खुल गई है। तो सब ये डेमोक्रेसी, ये जो संसद में जिस तरह से हुआ, ये तो एक तरह से सीधा सीधा डेमोक्रेसी कहाँ रही फिर। वोटिंग का मौका नहीं, बहस का मौका नहीं, सवाल का मौका नहीं, तो इस तरह से ये कानून पास किया गया। अब जैसा कि आपने कहा कि शायद इन्हें विदेशों से एजेंडा आता है, तो फिर इसमें जनता क्या करे। ये एक अजीब मुसीबत है ना कि एक सरकार आई है जो मेजॉरिटी के साथ आई है, कैसे आई है वो एक अलग बहस है। लेकिन अब इस तेज़ी से जैसे किसी खड़ी हुई फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने, काटने का इंतज़ाम हो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आप इससे देश कैसे निकलेगा, क्या होगा? क्या ये इसी तरह से 4 साल और बाकी हैं, ये इसी तरह से तेज़ी से बुलडोज़र चलाते जाएंगे, या कहीं कोई रोकने का भी कोई इंतज़ाम है? देखिए ऐसा है कि हमेशा जब आपको लगे कि आपके सत्ता के खिलाफ हैं और सत्ता आपके खिलाफ है, तो लड़ाई जो है एक तरह से शैतान और भगवान के बीच में है। तो हम जनता को लोकतंत्र में मानते हैं कि वो भगवान है, क्योंकि उसके नाम पर ही काम हो रहा है। अब आप देखेंगे कि उसमें जनता को जागरूक होना चाहिए, और जनता जब खड़ी हो जाएगी अपने हक के लिए, तो आपकी बात से मुझे एक ही बात याद आती है कि सरदार पटेल ने अपने जीवन का जो पहला किसान आंदोलन था वो बारडोली में किया था, और इसीलिए उन्हें बारडोली के लोगों ने जीतने के बाद कहा था कि आप सरदार हो, तब वो सरदार पटेल कहलाए थे। और तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी शासन अत्याचारी हो जाता है तो उसको मेरा कहना है, सरदार पटेल का कहना है कि मैंने तेरे जैसे कितने शासन जो है
धूल में मिलते हुए देखे हैं। और वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और वो जीते। अंग्रेजों की सियासत के खिलाफ वो जीते और उन्हें सरदार पटेल का खिताब दिया गया। तो सरदार बनने के लिए अगर लोग आज जो सड़क पे आए हैं, रेल की पटरी पे आए हैं, अपने घर से बाहर निकल कर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक तरह से उस आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों की लोगों में आस्था है और वो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी खून बहाए अपने हकों के लिए लड़ें, और वो लड़ना शुरू हो गए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे सरकार जो है पार्लियामेंट जो चलानी थी उसे 15 दिन, वो जो है 8 दिन पहले ही चला के भाग गई। भाग गई कैसे? उसमें आप देखिए कि जो बहसें हुई, जो बातें हुई, मुझे याद आता है कि एक पहले तो हमारे जो स्टेट वित्त मंत्री हैं उन्होंने बड़े मज़े से कहा, चर्चा किसी बात पे हो रही थी तो वो कूद गए, अनुराग ठाकुर जो कहते थे गोली मारो सालों को वाले, उस फिल्म में वो है उनका, तो उन्होंने कहा जी कांग्रेस ने जो है पीएम जो रिलीफ फंड है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष को जो है अपना जो है प्रमुख बनाया, एक मेंबर बनाया। उसके बाद जो है जब वो बात खत्म हो गई तो दोबारा जो है आप देखेंगे निर्मला सीतारमण ने इस बात पर पूरा प्रवचन 15 मिनट जो है विपक्ष के लोगों को दिया कि कांग्रेस ने जो है बिना रजिस्टर्ड कराए पीएम रिलीफ केयर फंड जो है बनाया। और मैं जवाब पूछती हूँ आपसे कि ये पीएम केयर फंड जो है ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? पीएम रिलीफ फंड जो था वो क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराया, और पीएम केयर फंड जो है हमने रजिस्टर्ड कराया। और उसने बताया कि ये फंड में जो है 4 मेंबर है, उसमें 4 मेंबर हैं। यानी हिंदुस्तान की जो वित्त मंत्री है उसे खुद नहीं पता कि देश के कानून के हिसाब से पीएम रिलीफ फंड जो है उसमें क्या प्रोविज़न है। आज जो है पीएम रिलीफ फंड का जो मुखिया है वो देश का प्रधानमंत्री है, उसके कहने पे पैसा खर्च होता है, और उसके उसका जो सेक्रेटरीट है उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो उसका ट्रेजरर होता है, उसके साइन से वो पैसा जाता है। लेकिन उसकी जगह जो है वो ये बता रही थी कि हमने पीएम केयर फंड बनाकर देश के कानून का सम्मान किया। तो यहाँ में 2 बड़ी विचित्र बात है जो किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में एक IB एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना जो है 1887 में अंग्रेजों ने की, और उसका कोई ऑफिस ऑर्डर नहीं है। बिना ऑफिस ऑर्डर के IB चल रही है, बिना ऑफिस ऑर्डर के वो कहीं भी चली जाती है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है पार्लियामेंट, उसका जो फंड होता है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। CAG उसकी जांच नहीं कर सकती, उसमें RTI भी नहीं लगती। और आप देखिए कि जो IB का काम करने का तरीका है और पीएम केयर का फंड है सेम पैटर्न है, उस पर भी RTI नहीं लगेगी, पीएम केयर फंड में भी RTI नहीं लगेगी। पीएम केयर फंड जो है उसकी भी CAG जांच नहीं होगी, उसका भी जो ब्यौरा है वो पार्लियामेंट में नहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इन्होंने जो है गैर संवैधानिक संस्था बनाई है पीएम केयर फंड, और उसके ऊपर किसी का विचार नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। और आज के हिंदुस्तान में 3 ही संस्थाएं हैं जिन पे पार्लियामेंट का, सरकार का, किसी अदालत का, जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। वो एक IB है, एक रॉ है और एक पीएम केयर फंड है। वो मैं कल ही देख रहा था कि जो ये फंड बना जिस दिन अनाउंस हुआ है उस दिन एक दिन पहले का रजिस्ट्रेशन है, और आम हालात में डॉक्यूमेंटेशन इतने ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आप कोई बनाने लगे कोई ट्रस्ट तो कम से कम 6 महीने, और 6 महीने में भी इतनी सारी परमिशंस और क्लियरेंसेस नहीं मिल सकती, इतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए जा सकते। आप एक चीज़ देखिए, जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो लिखते हैं ट्रस्ट का एड्रेस क्या है। जी जी, एड्रेस होता है, अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो उसका एड्रेस प्राइवेट होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये पीएम केयर फंड का ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो सरकारी है, सरकारी जमीन पे बना है, सरकारी इमारत में बना है। तो सरकारी इमारत पे बना है, सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार से फंड आ रहा है, सरकार का फंड जो है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ना CAG पूछ सकती है, ना RTI में आप पूछ सकते हैं, ना देश की संसद पूछ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम भी नहीं पूछ सकते। तो एक घालमेल जो है ये पीएम केयर फंड के नाम पे हो रहा है। और मेरा कहना है जो 60,000 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं इसका कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल कर लो। ये वैसे ही है जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में था नागरवाला फंड, कि नागरवाला का पैसा कहाँ से आया क्या नहीं आया। तो उसके बारे में जब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई से किसी ने पूछा कि आपने क्या अजीब देखी प्रधानमंत्री बनने का। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण में 100 करोड़ रुपए का फंड होता है जिसका वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है और उसका कोई नहीं ब्यौरा होता, ना कोई पूछेगा। 100 करोड़ रुपए हर साल आते हैं और वो कहीं भी खर्च हो सकते हैं। तो दूसरे पत्रकार ने उनसे पूछा मोरारजी भाई से कि फिर आपने क्या किया। बोला मैंने वो फंड की व्यवस्था ही बंद कर दी कि पीएम के अपने निजी नियंत्रण में कोई फंड नहीं होगा। तो ये जो है उस फंड को जिसको मोरारजी देसाई ने 1977 में अनैतिक मानकर बंद किया था वो मोदी जी ने पीएम केयर फंड के नाम से शुरू कर दिया। और उस पे जो है और इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। नहीं लिमिट क्या, पीएम केयर फंड की तो लिमिट नहीं है और 2-4 दिन के अंदर ही हजारों करोड़
पैसा आ गया। जी पैसा कहाँ से आया? देखो आप देखिए, हिंदुस्तान के PSU ने दिया तो चाइना की कंपनियों ने भी दे दिया। चाइना की उन कंपनियों ने जिन्हें, यानी उन कंपनियों ने जिनसे अगर आप फंड ले लें तो आपको उठा के बंद कर देंगे। कहेंगे FCRA का विरोध का आपने उल्लंघन किया है, आपको जेल भेज रहे हैं। नहीं, इसमें तो FCRA विदाउट ऑडिट का प्रोविजन दिया हुआ है PM। मैं वही तो कह रहा हूँ, यानी कोई आदमी अगर वो उस कंपनी से, मान लो मैं उस कंपनी से फंड ले लूँ तो मेरे को उठा के बंद कर देगी सरकार कि देशद्रोही है। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक कंपनी आई थी तो डायरेक्ट जिसमें कहते हैं पेनिट्रेट कर रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो फिर क्या, फिर ये क्या लोकतंत्र जैसा भी है जो अभी, लोकतंत्र से ज्यादा मैं इसे कहता हूँ रूल ऑफ लॉ। हाँ, लोकतंत्र से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो रूल ऑफ लॉ है, जिसमें हम मानते हैं कि हर आदमी कानून की निगाह में बराबर है। लेकिन ये PM केयर फंड हुआ या IB का फंड हुआ या रॉ का फंड हुआ, ये सब इन चीज़ों के खिलाफ है। ये जो है लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, और ये सरकार उसको जो है ये समझती है हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बता दूं, एक पिटीशन का मुझे मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि IB जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में है, एक हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, एक हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। और इसमें ये कहा गया है कि जब इसमें पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, तो फिर इसे डिसबैंड होना चाहिए। उसमें सरकार पिछले कम से कम 5-6 साल से, उस मुकदमे को मैं डायरेक्ट जानता हूँ जी, कि उसमें सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया ही नहीं, ना वो लगता। हाँ, तो फिर उसके वो केस कभी लगेगा भी नहीं। हाँ, और वही केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है इसी बारे में। जी। और वो जो है वो भी ऐसे जो है ठंडे बस्तर में रखा हुआ। हाँ। तो अच्छा, ये अभी ताज़ा कुछ CAG की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। क्या कुछ है उस सब में? ये उस मतलब ऐसी आवाज़ें सुनने को, जैसे कहते हैं ना, कान तरस गए कि कोई तो सरकार की कहीं कोई कमी बेशी कोई बताने वाला कहीं तो हो, मीडिया तो खामोश हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा लगा कि शायद कहीं कोई इंस्टीट्यूशन शायद कोई बाकी है, चूँकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस को तो बिल्कुल क्या हाल किया है नीति आयोग से लेकर के और कहाँ तक, वो क्या कुछ है? CAG ने क्या कुछ कह दिया है? देखिए, राजीव महर्षि जो थे इस सरकार के बड़े दुलारे जो है एक तरह से IAS ऑफिसर रहे हैं। पहले वो वित्त सचिव थे, फिर उनको जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जिस दिन उनकी विदाई हो रही थी उस दिन जो है तब के जो होम सेक्रेटरी थे उनसे रिज़ाइन करवाया गया, और उनको जो है 4 बजे जो है देश का जो है होम सेक्रेटरी बनाया गया। क्योंकि होम सेक्रेटरी और IB और CBI इनके जो प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का है, तो वो 2 साल वहाँ रहे। फिर जब वो रिटायर होने लगे तो उनको जो है ब्लू आइट बॉय हैं वो सरकार के, तो उन्हें CAG बना दिया गया, जैसे मुर्मू साहब को बना दिया। अब सरकार को उम्मीद थी कि वो हमारे फेवर में देंगे, तो उन्होंने ये व्यवस्था की कि जब तक वो अपनी सीट पर रहे तब तक उन्होंने कोई भी सरकार के खिलाफ CAG की रिपोर्ट नहीं दी, जारी नहीं की। राजीव महर्षि राजस्थान कैडर के थे, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन चूंकि व्यवस्था है एक ऐसी, क्योंकि CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान में उसका बारे में लिखा है, तो उसकी रिपोर्ट देनी थी। तो रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने क्या किया, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म होनी थी उससे आधे घंटे पहले वो सारी 28 की 28 रिपोर्टें इन्होंने रख दी, ताकि पार्लियामेंट में उससे बहस ना हो, सारे MP चले जाएं। बिल्कुल, जैसे सरकार ने होशियारी दिखाई, सारे बिल पास करा दो बगैर किसी बहस के, ऐसे ही CAG ने एक काम कर दिया। CAG ने नहीं किया, CAG की रिपोर्ट तो सरकार होम मिनिस्ट्री को मिली हुई थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिली थी, उन्होंने तो टेबल कर दी। लेकिन उस समय टेबल की ताकि चर्चा ना हो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ गड़बड़ थी। जी हाँ। अब यह है कि 28 रिपोर्टें थी, 28 में से अभी जो है 5 रिपोर्टें जनता को मिली हैं। तो उसमें पता चलता है कि हमारी जो राफेल की डील है, जिसको मोदी जी बताते हैं हमारी बड़ी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, तो ऐसा लग रहा था उस दिन तो जैसे जहाज आ रहे थे दुबई से, अबू धाबी से होते हुए, कि शायद आते ही चाइना को जो है वो ना वो 2 दिन पहले अखबारों की हेडिंग बड़ी मजेदार है। वो ये है कि देश के राफेल से थर्राया चीन, और उसने सीमाओं पर परमाणु बम से लैस मिसाइलें तैनात की। अब इसमें थर्राने वाली बात हमारे लिए है या चीन के लिए है, ये नहीं समझ आया। इसकी स्पेसिफिकेशन ये बताई गई है एक्सपर्ट्स ने कि MiG-29 जिसे बूढ़ा जहाज कहा जाता है, वो ऊंचाई पे ज्यादा तेजी से चला जाता है, ये नहीं जा पाता। आप नहीं समझे, हम 5 राफेल भेजेंगे और वो अगर 40 जो है परमाणु बम वाली मिसाइल भेज देंगे तो देश की और दुनिया का क्या हाल होगा, ये नहीं सोच रहा कोई। हम सोच रहे हैं कि राफेल आ गया, गोदी मीडिया भी अजीब एक तो अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आ गया। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है बड़ी मज़ेदार है। वो कहती है कि राफेल की जो दासो कंपनी है बनाने वाली, उसको
30% जो है हमारे यहाँ जो है सेट ऑफ में पैसा हिंदुस्तान में हाई टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान में लगाना था। तो 17,000 करोड़ होते हैं, 3 साल से उसने एक पैसा हिंदुस्तान में नहीं लगाया, ना उसने अपनी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। दूसरी बात जो है, दूसरी रिपोर्ट आई है वो और भी बड़ी विचित्र है इंडियन रेलवे के बारे में। वो कहती है कि मोदी जी के चुनाव से 1 साल पहले, लोकसभा का जो चुनाव हुआ 19 का, उससे 1 साल पहले कि जो रेलवे बताती है कि उसकी आमदनी जो है 2 लाख करोड़ होनी थी, वो 1,90,000 करोड़ हुई, यानी वो 10,000 करोड़ का नुकसान रहा। दूसरी ओर वो बताती है कि उसमें भी क्या कलाकारी रेलवे ने की कि 8,321 करोड़ से एडवांस जो है फेयर मिला था एनटीपीसी से और कॉनकोर से, वो भी उसमें दिखा दिया अपनी आमदनी में। एडवांस को आमदनी में नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो आपको पे करना है बाद में। और वो दिखा के इन्होंने दिखाया कि हमारा जो टोटल जो रिसीट एंड पेमेंट का सिस्टम है वो जो है हमारा जो है, इन्होंने गवर्नमेंट ने जो कहा कि 8,772 करोड़ रुपए फ़ायदे का है, जबकि दरअसल वो 3,737 करोड़ रुपए के नुकसान का था। अब जो है उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है रेलवे की, वो इन्होंने दिखाई है कि हमारी जो है 97.29% है, जबकि एक्चुअल में जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 100 रुपये के बनिस्पत रेलवे जो है 101 रुपये 77 पैसे खर्च करती है, यानी रेलवे लगातार नुकसान में चल रही है। और ये कब है? आज से 3 साल पहले। अगर आप उसे 3 साल पहले को आज जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि रेलवे की हालत जो है इतनी बदतर हो गई है, क्योंकि 6 महीने में रेलवे चली नहीं है। रेलवे नहीं चली तो रेलवे को पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके खर्चे तो वहीं के वहीं हैं, तनख्वाह वहीं की वहीं है, डेप्रिसिएशन वहीं का वहीं है। तो रेलवे का जो आज के दिन है पूरा दिवाला निकल गया है, और रेलवे का जो बजट जो 5 लाख करोड़ का होता था वो अगर अगले साल देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का रह जाएगा। 3 लाख करोड़ उसमें हजम हो गए। और रेलवे का बजट बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पूरे मुल्क का बजट अलग, जी अलग से होता था, और रेलवे का अलग। अब तो रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन को सीईओ बना दिया, जैसे कंपनी का वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब उसमें देखिए कि रेलवे के 410 प्रोजेक्ट थे जो पिछले 6 साल से चल रहे हैं, उनमें से 395 जो है प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हो सकते। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, यानी क्योंकि रेलवे पे ना पैसा है, ना उसकी दिलचस्पी है, ना कुछ है। अब तीसरा जो बड़ा मजेदार उससे मामला दिया है वो जीएसटी का दिया है कि जीएसटी में जो शेष आता था वो राज्यों को जो कंपनसेशन में जाना था, उसका जो पैसा था वो 47,272 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने जब जीएसटी लगा उस साल जो है वो राज्यों में नहीं बांटा, बल्कि वो पैसा जो अपने यूनियन कंसोलिडेटेड फंड में ले लिया और फंड में लेके खा गए। अच्छा। और खाने के बाद जो है उनकी भनक भी उसने जो है राज्यों को लगने नहीं दी। अब जब सीएजी ने कहा कि भाई ये तो राज्यों का पैसा था 47,272 करोड़ रुपए और आप हजम कर गए, तो अब राज्यों ने कल से मांग शुरू करी कि हमारा ही पैसा था हमें दो। तो हमें जो है 1917-18 का दो, 18-19 का दो, 19-20 का दो, और 20-21 का जो है ये दो। तो उसी पे निर्मला सीतारमण कहती है कि हमारे पास जो है 2,35,000 करोड़ है ही नहीं, तो हम कहाँ से दें, आप कर्ज ले लो। तो ये सरकार जो है पूरी जो है घोटालों की सरकार है। तो फिर इतनी बड़ी रकम जो आप बता रहे हैं वो आखिर क्या कहीं प्राइवेट अकाउंट्स में चली जाती है? नहीं। क्या किस तरह से खाते? आपको याद होगा, खाने का तरीका क्या? याद होगा आपको कि जब खाने का तरीका ये कि प्राइवेट लोगों को लाओ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये सरकार किसी को बताती नहीं, ये फिजूल खर्ची करती। और फिजूल खर्ची करने का इनका तरीका ये है कि आप अपने अकाउंट को ऑडिट ही मत कराओ। मान लीजिए आप अपने अकाउंट को ऑडिट ना कराओ तो आपको नहीं पता लगेगा क्या आमदनी है, क्या खर्चा है, क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये सरकार जो है जैसे हम गुप्त हाथ की तरह काम करती है, अदृश्य हाथ की तरह। जैसे आपने देखा होगा जब निर्मला सीतारमण ने पिछली बार बजट दिया तो उसमें 1,70,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने खर्च तो ज़्यादा कर दिए, आमदनी हमारी कम है, और बैलेंस शीट में दिखा दिए बराबर है। तो उनसे पूछा भाई ये कहाँ गए, तो 170 लाख करोड़ रुपए यही वाले हैं जो इन्होंने हजम करके खर्च कर दिए, जो राज्यों के थे, दिखा नहीं सकते थे, और राज्यों का पैसा खा के जो है गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पे पैसे ही नहीं है। तो ये बहुत ही देखिए रविंद्र कुमार जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अब तक बात हुई उसमें एक तो बहुत सीधी सीधी बात ये कि पार्लियामेंट में कानून कैसे भी पास करा लेते हैं। इसके अलावा बाहर जो अडानी और अंबानी किस्म के लोगों को फेवर करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। विदेशों से कोई भी आदेश निर्देश मिले उस पर बहुत तेज़ी से अमल करना चाहते हैं। और फिर इतनी बड़ी बड़ी रकम जो सीएजी ने जो बताई है, जो लाखों करोड़ है, वो पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। तो फिर ये आखिर ये सरकार कैसी सरकार है? क्या मतलब क्या होगा, इसका अंत क्या होगा? ऐसा है, मुझे आखिर बिल्कुल ब्रीफ में आप मुझे ओम प्रकाश आदित्य की कविता याद आती है। हाँ। जिसमें उन्होंने कहा था कि घोड़ों को नहीं मिलती घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो, जो गलियों में डोले
वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो पक्का गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, मेरे हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। तो ये पूरा देश जो है गधों के द्वारा, गधों के लिए, गधों के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही बदल गई। जी हाँ, जी हाँ। ये देखिए बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो रविंद्र कुमार जी ने कविता के ज़रिए जो बात कही है, वो मैं समझता हूँ हमारे हर एक के दिलों पर ज़ख्म एक तरह से दे रही है। जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, मुसलसल खराबी की तरफ, नुकसान की तरफ, तबाही की तरफ, और उस सब के साथ साथ वो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, वो नफरत की कहानी अपने आप अलग से एक चलती रहती है। आप देखिए अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, बाई इलेक्शन 28 सीटों के, तो वो मैं देख रहा था, तो वो एक नेता जो है इनका मंत्री, वो एक औरत के पास गया, बोला रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी फ़ोटो दिखा के, वो मंदिर का फ़ोटो है, उसके साथ जो है कमल का फूल है। तो बुढ़िया को समझा रहा है, माई अगर इस कमल को वोट देगी तो समझ ले इस मंदिर में एक ईंट लग गई तेरी। तो ये कमल का फूल याद रखिए चुनाव में। यानी कि रोटी, बेकारी, गरीबी, यानी स्वास्थ्य सारे भूल जाओ, बस ये कमल याद रखो। बिल्कुल भूखे और ईंट लगा दो वहाँ। आप बिल्कुल, आप भूखे भी हो, खाने को ना हो और पानी भी ना हो, उसके भी पैसे आपके हाथ में ना हो, तब भी आप कमल को वोट देते रहो। तो ये है, देखिए पूरी कहानी इसमें समझ में आती है कि किस तरह से नशा दे करके लोगों को अपनी सरकार बनाने के हथकंडे चलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आप हमें समय दे देते हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूं कि इतनी बेबाक राय खुल करके जिस तरह से रविंद्र कुमार जी रखते हैं, ये बहुत कम लोग इतनी बात बता पाते हैं और इतनी जानकारी रख पाते हैं। लेकिन ये हमारे साथ मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए हमें वक्त दे देते हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।